वोटर्स को हम आज स्वागत करते हैं। हम जेनेसिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज बैठे हैं। जेनेसिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक के बीचों बीच एक नया कोशिश है, एक नई शुरुआत है। सो जेनेसिस हॉस्पिटल का बेसिक मोटो जो है वो है एम्पैथी मीट्स एक्सपर्टीज, माने कि मानवीयता, सहिष्णुता और कुशलता, इन तीनों का एक मिश्रण, और उससे किस तरीके से हम मरीज का भला कर सकते। हमने बहुत से हॉस्पिटल्स में इससे पहले काम किया। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कीर्ति सिंगला है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ, जो यहाँ पर एक कंसल्टेंट और एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर कार्यरत। हमारा मेन काम यहाँ पे कैंसर और गैस्ट्रो से रिलेटेड है। गैस्ट्रो में डॉक्टर चारू गुप्ता है, जो कि गंगाराम से ट्रेन है और उसके बाद उन्होंने बीएल के मैथ्स में अपनी सेवाएं दी हैं। हम सब का मिलने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम कैंसर में किस तरीके से प्रदेश में, क्षेत्र में प्रभाव को और बढ़ा सके और अच्छे से इलाज को चला सके। हमने बहुत देखा है यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली रोहतक से 2004 से, मैं 2004 से 2016 तक रोहतक में ही रहा। पीजीआईएमएस रोहतक मेरा एक तरह से सेकंड होम है, जहाँ मैंने इससे पहले काम किया। तो जो मैंने देखा है वो ये है कि कैंसर को लेके बहुत सी भ्रांतियां हैं, चाहे उसमें हम सोसाइटी की बात करें, इवन डॉक्टर्स की बात करें, इवन कुछ पढ़ा लिखा वर्ग जो है उसकी बात करें, किसी की भी बात करें, कैंसर से लेके बहुत सी भ्रांतियां हमने देखी है। उन सबको देखते हुए ही मुझे प्रेरणा मिली थी कि हम रोहतक में कैंसर का एक नया मुकाम हासिल करें। हमने सबसे पहले कैंसर का जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था वो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था। वहां से फिर उसके बाद जर्नी बढ़ते बढ़ते आज जेनेसिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉर्म में हम एक नए शुरुआत के साथ और शुरू हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हर प्रकार के कैंसर, चाहे वो आपका कोई सॉलिड कैंसर, चाहे वो आपके ब्लड कैंसर हो, उन सबको हमने डील किया है। तो आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली हम ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने एक और स्टेप कैंसर के ट्रीटमेंट में और एक एडवांसमेंट हमने अचीव की है। हम अब कैंसर की पहली गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता को हमने इनवाइट किया। उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उन्होंने यहाँ पर अपनी ओपीडी सेवाएं देने की शुरुआत करी। गायनेक ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैंसर का। अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 से लेके 5वें हिस्से तक के कैंसर गायनेकोलॉजी रिलेटेड है, और वो ज्यादातर अननोटिस जाते हैं, सही से उनकी पहचान नहीं की जाती है। अर्ली स्टेजेस में उनको पकड़ना मुश्किल रहता है, और फिर उसके बाद अगर वो पकड़े भी जाए तो उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज उस तरीके से हमारे प्रदेश में अभी तक अवेलेबल नहीं है। हमारा जो मेन मोटो रहा है हमेशा से, एक्सपर्टीज मीट्स एम्पैथी। तो एक्सपर्टीज जब तक एक छत के नीचे नहीं आएंगी तब तक हम सही इलाज नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर सरिता ने अपनी यहाँ सेवा देनी शुरू कर दी, और उसकी हेल्प से अब हम गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि फीमेल रिलेटेड जितनी भी कैंसर्स हैं उनकी सही सलाह उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मैं अब माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर सरिता को, ताकि वो इसको आगे इसमें संज्ञान ले और आगे अपनी बात को करें। धन्यवाद डॉक्टर सुहास, एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सरिता है, मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ। इस विषय में मेरी सारी ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से हुई है। अब अगर एक कैंसर बस फीमेल कैंसर्स की अलग से ट्रेनिंग अगर हमारे देश में सोचा कि उसकी जरूरत है शुरू करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जरूरत उन्होंने देखी होगी। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2022 में अगर हम डेटा देखें WHO का, तो उसमें इंडिया में लगभग 13 लाख से ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स थे। उसमें से 7 लाख महिलाएं थी।
उन 7 लाख महिलाओं में जो पहले 3 नंबर के कैंसर हैं, जो पहले नंबर का है वो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे नंबर का कैंसर है सर्विकल कैंसर एंड तीसरे नंबर का कैंसर है ओवेरियन कैंसर। तो ये तीनों ऐसे कैंसर्स हैं, अगर हम इनको अलग अलग से भी देखें तो इनमें से जो पहले 2 हैं वो तो भारी मात्रा में बचाए जा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है, होता बहुत सारे लोगों को है बट लोग उसके लिए कभी ट्रीटमेंट कराने जाते नहीं है बिकॉज ऑफ, जैसे डॉक्टर सुहास ने बोला कि मिथ्स बहुत सारे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लोगों को लगता है ये कैंसर हो गया तो अब कोई इलाज संभव नहीं है। बट अब हमारे देश में काफी चीजें बदल गई हैं, सर्जरियां, हाई एंड सर्जरियां होती है जो यूएस यूके किसी भी और देश में होती है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कीमोथेरेपी को की बात करें तो कीमोथेरेपी में भी अब बहुत सारी दवाइयां यहाँ पे भी उपलब्ध है जो बाहर के देशों में होती है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जब भी हम सोचते हैं तो उसके लिए एक टीम होती है, जैसे सर इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो कीमोथेरेपी देते हैं, एक सर्जन होते हैं जो उसकी सर्जरी करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में फैसिलिटीज है बट उसकी अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। और जो सबसे जरूरी चीज है कि कैंसर से बचाव, तो जो मैंने बताया कि पहले जो 2 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, दोनों बचाए जा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम होता है, एक उसके लिए उम्र होती है 30 उम्र के बाद से हमें, अगर हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं सही सही टाइम पे तो कैंसर की बीमारी प्री कैंसर के स्टेज में या फिर शुरू के स्टेज में डिटेक्ट होती है। एंड कैंसर का आउटकम ना तभी अच्छा होता है जब उसका शुरू के स्टेज में इलाज हो जाए। सिमिलरली अगर हम सर्विक्स के कैंसर की बात करें तो ये तो इकलौता ऐसा कैंसर है जिसके लिए पूरी तरह से बचाव संभव है, वैक्सीन भी आई हुई है, वैक्सीन 2006 से हमारे देश में उपलब्ध है बट लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये मेडिकल न्यूज इतनी वायरल नहीं होती। जो भी नॉलेज है वो हमारे तक सीमित रहती है, जो हम कैंसर के इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी को उसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। तो ये ओपीडी जो स्टार्ट करने के पीछे हमारा मेन मकसद यही है कि विमेन में जो कैंसर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या कैंसर्स हैं, उनसे कैसे रोकथाम संभव है, उनका अगर किसी को हो रहे हैं सिम्टम्स हैं, फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सिम्टम्स बताते ही नहीं, घर परिवार में भी नहीं बताते, उसको काफी हद तक वो छुपा के रखते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी बहुत लास्ट में जाते हैं जब उनको लगता है कि समस्या बहुत बढ़ गई है, तो बीमारी हमेशा लास्ट स्टेज में पता चलती है। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमने ये ओपीडी स्टार्ट की है ताकि लोगों के पास, घर के पास ऐसा ना हो कि अगर गायनी कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या है तो दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, जब उस बीमारी का इलाज करने के डॉक्टर्स अगर यहीं पे उपलब्ध हैं तो उनकी समस्या यहीं पे सॉल्व हो सकती है। और फिर से हम हेल्थ कैंप्स या फिर वैक्सीन के कैंप्स ये सब भी इन फ्यूचर हम स्टार्ट करेंगे ताकि जो इसके कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंशन है, मतलब जो बचाव है, बचाव हमेशा सबसे अच्छी चीज होती है। हम चाहेंगे ही नहीं कि वो कैंसर डेवलप हो। तो इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए ये ओपीडी करने का हमने डिसाइड किया था एंड आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहेगा एंड आप लोग इस बात को कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे कि ऐसी ओपीडी होती है जेनेसिस हॉस्पिटल में हर मंथ के पहले वेडनेसडे को 2 से 3 बजे के बीच में। कोई भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आके एक बार जरूर से लेके जाना है, एग्जाम मतलब चेकअप करा के जाना है। अगर कभी ऐसा लगा कि उनमें से कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको परी सर्जरी चाहिए, तभी हम उनको एडवाइस करेंगे कि हाँ वो दिल्ली आए, मैक्स हॉस्पिटल में आए। अदरवाइज जिनका इलाज, बहुत सारे केसेस में इलाज यहीं पे संभव होता है, अभी यहाँ पे भी काफी सुविधाएं हैं। तो हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें कि कैंसर से बचाव संभव है, खासकर फीमेल में होने वाले कैंसर से, बट उसकी अवेयरनेस बहुत कम है और उसकी अवेयरनेस हमें बढ़ानी है। क्या प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? प्राथमिक लक्षण जैसे अगर ब्रेस्ट में कुछ भी गांठ है, हालांकि बहुत सारी गांठें होती है ब्रेस्ट में, बट सारे कैंसर नहीं होते, 90% ज्यादा गांठें नॉन कैंसरस होती हैं। बट फिर भी अगर अगर गांठ पता लग रही है 40 साल की उम्र के बाद, घर में पहले से भी किसी को कैंसर की हिस्ट्री है या फिर निकल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, गांठ छूने में बहुत हार्ड है, तो और गांठ जल्दी जल्दी बढ़ रही है, मतलब 1 महीने में साइज बढ़ गया है, तो ये सारे कुछ ऐसे संकेत है कि
इनको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। तो उस केसेस में हमेशा डॉक्टर के पास जाना है। एंड जो मैमोग्राम की मैं बात करी थी, 40 ईयर्स के बाद हर फीमेल को हर 1 से 2 साल में मैमोग्राम कराना है। मैमोग्राम कोई महंगी जांच नहीं होती, सिंपल सा एक्सरे होता है, हर जगह उपलब्ध है, यहाँ पे भी उपलब्ध है। एक बार उसको कराएंगे तो प्री कैंसर की स्टेज में ही समस्या पता चल जाती है। अब जो दूसरे कैंसर हैं जैसे सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स के कैंसर में हम जो सिम्टम्स होते हैं मेनली होते हैं कि नीचे से लंबे टाइम से डिस्चार्ज होना, पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होना, नीचे के हिस्से में पेन होना, पेशाब की समस्या होना, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना। मतलब ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपने सुना होगा हर फीमेल को होती है कभी ना कभी। बट अगर यही समस्या अगर 1-2 महीने से ज्यादा चल रही है और लग रहा है कि नहीं टेस्ट तो अभी हमने कराया नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक ही आ रहा है, पर अगर सिम्टम्स हैं तो एक बार गायनिक को जरूर दिखाना है। अब ओवरी कैंसर की बात करें, ओवरी कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अभी तीसरे नंबर पे आ गया है हमारे कंट्री में, और उसकी मेन परेशानी ये है कि उसमें ना सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को होते हैं। पेट फूला लगना, खाना खाने के बाद पेट जल्दी भरा भरा लगना, पेशाब की समस्याएं, पैरों में सूजन होना। तो जो भी हमारी घर की वृद्ध महिलाएं हैं अक्सर उनको ये सिम्टम्स होते हैं। हम ये बोलते हैं कि गैस की समस्या है, गैस्ट्रोइंटोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं, पेट में पानी पड़ा है, ये सब कभी ध्यान नहीं जाता कि हो सकता है ओवरी में ट्यूमर बन रहा हो। और इसीलिए ना ये वाला कैंसर हमेशा ही लास्ट के स्टेज में पता रहता है, स्टेज 3 या 4 में। उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं बीमारी को क्योर करने के लिए, एंड बीमारी बहुत जल्दी वापस भी आती है। तो अगर ये सारी समस्याएं आपके घर परिवार में किसी फीमेल को है, आप जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, पीरियड्स रुकने के बाद कभी ब्लीडिंग हो गई हो, तो ये सब नॉर्मल चीजें नहीं है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना है, जल्दी जाना है, एटलीस्ट गायनिकोलॉजिस्ट के पास तो जरूर जाना है। उनको वो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, गायनी चेकअप करेंगे, एंड उसमें अगर कोई बीमारी सामने आती है तो आपको रेफर करेंगे। तो जो मैं कह रही हूँ ना कि गायनी एग्जामिनेशन से हमारे देश में इतना खौफ है, मतलब महिलाएं नहीं चाहती इतना गायनी एग्जामिनेशन कराना। सर्विकल कैंसर के बारे में मैंने बोला था कि उसके लिए पैप स्मीयर होता है, स्क्रीनिंग करते हैं उससे ना, गायनी एग्जामिनेशन करके टेस्ट लेते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। लेकिन हमारे देश में बस 1% महिलाएं हैं जो कभी अपना स्क्रीनिंग के लिए जाती हैं। ये डेटा है आईसीएमआर का। तो अगर बस 1% महिलाएं अपने इच्छा से जा रही हैं गायनी एग्जामिनेशन कराने, तो कैंसर कैसे शुरू के स्टेज में पता चलेगा? फिर तो हमेशा ही वो लास्ट स्टेज में ही पता लगता है, फिर इलाज की चीजें कम हो जाती हैं। तो सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे ब्लीडिंग होना, पेन होना, बट सिम्टम्स बहुत कॉमन है। नॉन कैंसर वाली प्रॉब्लम्स में भी ये सिम्टम्स होते हैं, बट अगर सिम्टम्स ज्यादा समय तक हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है। तो इलाज कहाँ तक संभव है, किस स्टेज तक इलाज संभव है कैंसर का? वो हर कैंसर का अलग अलग होता है। स्टेज 4 में अगर मोटा मोटी मान के चले तो बीमारी ऐसी होती है जो दूसरे अंगों में फैल रही है, जैसे लिवर में या फिर छाती में। उस स्टेज में क्योर नहीं होता है। उस स्टेज में हम जिस इंटेंशन से इलाज करते हैं, हम आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बेटर बता पाएंगे। सो बेसिकली जो आपका सवाल है कि इलाज किस स्टेज तक संभव है, इलाज आज की डेट में हर स्टेज में संभव है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टेज 4 का कैंसर हो गया तो उसका इलाज संभव नहीं है। हम बात बेसिकली उस समय इलाज की नहीं कर रहे होते, हम बात बेसिकली उस समय बात कर रहे होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जीवन की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन करें। हम सबको पता है कि स्टेज 4 के कैंसर को पूरी तरह से शरीर में शायद ही खत्म किया जा सकता। बहुत कम स्टेज 4 के ऐसे कैंसर हैं। दाऊ मैंने ओवेरियन कैंसर का नाम लिया, ओवेरियन कैंसर में स्टेज 4 के कैंसर में भी हम कभी कभार स्टेज पूरी तरह से कैंसर को खत्म कर सकते हैं। आजकल सर्जरीज इतनी एडवांस आ चुकी है। स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर अगर हम अच्छी सर्जरी करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट्स, तो आज की डेट में इवन स्टेज 4 का ओवेरियन कैंसर भी पूरी तरह से क्योरेबल है। तो इस चीज को, अब इस मिथ को मैं तकरीबन 3 साल से बस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंसर आज की डेट में हर स्टेज में, हर एज में ट्रीटेबल है, क्यूरेबल स्टेज 3 तक। स्टेज 4 के कुछ कैंसर्स फुली क्यूरेबल है, जैसे उसमें लिम्फोमा आता है, जैसे उसके अंदर आपका ओवेरियन कैंसर आता है,
और भी 2-4 कैंसर बच्चों के जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, उसके अंदर हमने 2 बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल स्टेज 4 के लेवल पे थे, हमने उनको क्यूर किया। सो ऐसा नहीं है कि आजकल कैंसर क्यूरेबल नहीं है, बिकॉज़ एडवांसमेंट्स बहुत आ गई हैं, नए एजेंट्स बहुत आ गए हैं और उसके बाद सर्जिकल एडवांसमेंट्स इतनी आ चुकी हैं कि अब सर्जन इवन अगर एक ऑर्गन की बजाय 2 ऑर्गन्स में भी है, तो वो उसमें डरते नहीं। दे कैन गो फॉर सर्जरीज और इतनी एडवांस सर्जरीज कर लेते हैं और उसके बाद वो बच्चा या वो पेशेंट जो है पूरी तरह से उस कैंसर से निजात पा ले। तो आज की डेट में होप बहुत ज्यादा है अगर कैंसर से। ओपीडी का कैंसर से फीस करेगा। मैडम एक पीसी ओपीडी के कोई अच्छा मैडम पीसीओडी और जो पीसीओएस है क्या उसके कारण भी कैंसर हो सकता है? हाँ, इसके कारण अगर पीसीओएस में क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, क्योंकि पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, बिकॉज अंडे टाइम पे नहीं निकल रहे ओवरी से। तो जो ज्यादा ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है उससे लंबे समय के बाद बच्चेदानी के लाइनिंग का कैंसर होने का रिस्क होता है। अभी मेरे पास 3-4 पेशेंट्स हैं, उनकी उम्र है 25 साल, 30 साल, 33 साल और 35 साल, मतलब इतने कम एज में उनको यूट्रस की लाइनिंग का ट्यूमर हुआ है। तो पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ओवरी में सिस्ट हो गया जो कि अच्छे नहीं दिख रहा है, सिंपल पानी वाली गांठ नहीं है। तो ये सारे ऐसे कंडीशंस है ना जिनको थोड़ा प्री कैंसरस मानते हैं और उनमें भी कैंसर हो सकता है। ठीक